तो आपने क्या महसूस किया? कैसा लगा आपको? मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ अजीब लग रहा था। पूरा कमरा जैसे कि नीली रोशनी में नहाया हुआ था। मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। अंधेरे में कुछ लोग खड़े हुए थे। कौन थे वो? ध्यान से देखा तो वो मेरी माँ थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी और वो रो रही थी। उसके साथ कोई और भी था। उसका चेहरा ढका हुआ था। जब वो आगे आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही शांत था और वो बहुत ही दयालु लग रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे देखकर अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं नहीं। बस फिर मैंने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। वहां डॉक्टर वगैरह सब थे। मैं फिर से जिंदा हो गई थी। मैं फिर से जिंदा हो गई थी। हाँ, मैं फिर से जिंदा हो गई थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है रुक्मिणी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी वक्त हम शुरू करेंगे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि जिस शांत आदमी का चेहरा आपने देखा है, उसका चित्र एक कागज़ पर बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर आकाश, इन्हें ज़रा बाहर तक छोड़ाएंगे प्लीज़? श्योर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो। अभी आइए जी। कल्पना, मीट मिस्टर जागीरदार। हम दोनों मिलकर दिल्ली में एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और ये यहाँ के होशियार वैज्ञानिक हैं। यहाँ जो भी प्रयोग होते हैं सब इनकी देख रेख में होते हैं। आजकल ये इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि मौत के बाद क्या होता है। बाय द वे, शी इज माय डॉटर। बड़े किस्मत वाले हैं आप फारिक साहब, जो इतनी काबिल बेटी पाई आपने। लेकिन डॉक्टर कल्पना, ये सब क्या है? यहाँ पर म्यूजिक और इस तरह के वातावरण से लोगों के दिमाग को एकदम शांत कर दिया जाता है, ताकि वो ठीक तरह से ये बता सके कि मरने के बाद उसने क्या देखा। मरने के बाद क्या देखा? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपने कभी देखा है कि किसी एक इंसान का दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं? फिर किसी चमत्कार की वजह से वो आदमी अचानक ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसे चमत्कार तो बहुत कम होते हैं। इट्स वेरी रेयर। आपने ठीक कहा। मैं ऐसे ही लोगों से पूछताछ करती हूँ जो कभी एक तरह से मर ही गए थे। तब उन्होंने क्या देखा और कैसा महसूस किया, यही मैं जानने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है उन्होंने जो आपको बताया वो झूठ हो सकता है और नहीं भी। पिछले कई सालों से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है या चीज है जिसके बारे में ये सब लोग बात करते हैं। तो क्या कुछ पता चला आपको? हाँ, एक मिनट। आप खुद ही देखिए। ये देख रहे हैं आप? ये सभी चित्र उन लोगों ने बनाए हैं जो मौत से मिलकर आ चुके हैं। एक चीज है जो इन सभी चित्रों में मिलती है, किसी का ढका हुआ चेहरा। एक वैज्ञानिक होने के नाते आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक वैज्ञानिक होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी मैं इन बातों पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हुई। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। 6 साल पहले की बात है।
जब मैं पीएचडी कर रही थी, मैं अपने पापा के साथ नए बंगले में रहने के लिए गई थी। कुछ लोग स्विमिंग पूल साफ कर रहे थे। भाई मकसूद, पानी बराबर निकल रहा है ना? हाँ, ये पंप का कनेक्शन कहाँ से लिया है? वो वहाँ मीटर में से एक छोटे पंप के लिए और एक बड़े पंप के लिए। तार छोटा पड़ रहा था, इसलिए पानी के ऊपर से ही ले लिया। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर तार पानी में गिरा और किसी को करंट लगा तो जान जा सकती है। कितनी अच्छी जगह है। चलो ठीक है, काम पूरा हो जाए तो मोटर बंद करके वायर जल्दी से निकाल लेना, वरना खतरनाक हो सकता है। कितना साफ पानी है। ये तो मर गई। वापिस जाओ, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। जाओ जाओ जाओ। मेम साहब, आपने आंखें खोल दी। मेम साहब उठिए, आइए मेम साहब। अभी अभी यहाँ पर एक आदमी था। आदमी? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है मेम साहब? नहीं, अभी अभी यहाँ एक आदमी था, धुंधला सा, शांत, दयालु। ऐसा लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मेरा विश्वास करो आशा, वो था वहां पर। मैंने उसे देखा है, साफ साफ। उसने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा और मैं जिंदा हो गई, वरना मैं तो मरी चुकी थी। ठीक है बाबा, ठीक है। वो करंट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग को झटका लग गया होगा, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। कभी कहती हो मर गई, जिंदा हो गई, कभी कहती हो कि किसी को देखा है। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं आशा? ठीक है बाबा, तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई रहो, मैं चलती हूँ। कल मिलूंगी। ओके, बाय। बाय, अपना ख्याल रखना।
वो देखो, वो खड़ा है, उसी ने मारा है। कौन खड़ा है मेम साहब? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप किसे देख रही है? तुम अंधे हो गए हो। वो देखो, वो खड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है। वो काले लिबास में खड़ा है। ये आपको क्या हो गया मेम साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने मौत को साक्षात देखा है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि मैं उसे अक्सर यहाँ देखा करती हूँ। अक्सर देखा करती हो? उस स्विमिंग पूल में जो मुझे करंट लगा, उससे मेरे दिमाग को कुछ हो गया है। मुझे वो सब कुछ दिखाई देता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मुझे पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कोई मरने वाला है। बेटी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मौत का आना जाना तो लगा ही रहता है। मैंने मौत को कई बार यहाँ देखा है। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि कोई मर गया। तुम जैसी जवान और पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की बातें कर रही है, मौत में खोई हुई है। अब मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता। ये सब बकवास है, झूठ है। जागीरदार साहब, आपकी फ्लाइट 5 बजे की है और मेरा ख्याल से ऑलरेडी देर हो चुकी है। डॉक्टर आकाश, इफ यू डोंट माइंड, इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? जी। थैंक ओके ओके बेटा, जल्दी मिलते हैं। मेरे ख्याल से जागीरदार साहब ठीक कह रहे हैं, तो मौत की बातों में कुछ ज्यादा ही खोई रहती है। मैं क्या करूं बाबा? जब भी मैं उस काली परछाई को देखती हूँ तो मैं ये समझ जाती हूँ कि अब वो एक और जिंदगी को खत्म करने आई है। वो हमारे में से और किसी एक को हमसे दूर ले जाएगी, बहुत दूर, हमेशा के लिए। मैं ये सब रोकना चाहती हूँ पापा। ये प्रकृति का नियम है बेटी, हम इसे रोकने वाले कौन हैं? मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है। तुम वैज्ञानिक हो मगर मेरी बेटी भी हो। तुम्हें मौत की तरफ नहीं, जिंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम ये खोजबीन छोड़कर डॉक्टर आकाश से शादी कर लो और हंसी खुशी अपने दिन गुजारो। देखिए पापा, वो नहीं, हे भगवान, फिर से नहीं। वहां घूर घूर के क्या देख रही है? पापा वो फिर से आई है पापा, वो काली परछाई पापा, मौत मेरे आंखों के सामने खड़ी है पापा। मगर मुझे तो वहां सब ठीक ठाक दिख रहा है। तुम बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? क्यों? तुम मेरी सहेली को ले गए, अब और मुझसे किसे छीनने को? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? किस तरह तुम्हारी बोलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा, पापा ये आपको मुझसे छीनने आए पापा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे पापा को मत मारो, मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती। पापा, पापा।
में आओ कल्पना, होश में आओ। हमारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। किसी को कौन मार सकता है बेटी? तुम मौत से मत लड़ो। मुझे अफसोस है कल्पना, इन्हें इतना जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था कि जमीन पर गिरने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। आई एम सॉरी। मैं जाकर इनके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करता। ठहरो, मेरे पापा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? क्यों? घर के लोगों से कहो कि बर्फ का इंतजाम करे। मेरे पापा के शरीर को जलाया नहीं जाएगा। तुम चाहती हो इनके शरीर को बर्फ में रखा जाए? लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं मौत से सीधा मुकाबला करूंगी। मैं मौत को मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे पापा के शरीर में फिर से जान डाले। मैं मौत से मेरे पापा की जिंदगी मांग कर लाऊंगी, और इसके लिए उनके शरीर को बर्फ में रखना जरूरी है। जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने पापा को वापस लेकर ही आऊंगी। कल्पना, कल्पना तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे ये इंजेक्शन लगाओ, और ठीक 60 सेकंड के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो तुम मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगाओगे। लेकिन इसमें दवाई है कौन सी? ये क्या पागलपन है? इस दवाई से तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो सकती है, और इस दूसरी दवा से मेरे दिल की धड़कन फिर से शुरू हो सकती है। तुम चाहती हो 60 सेकंड के लिए मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूं? तुम मरना चाहती हो क्या? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। और उस 1 मिनट में मैं मौत को पास से देखना चाहती हूँ। उस 1 मिनट में मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, और उस 1 मिनट में मैं मौत को चकमा देकर अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस खेल में तुम्हारी जान को खतरा हो, वो खेल मैं नहीं खेल सकता, और वो खेल मैं तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक 60 सेकंड के बाद तुम मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देना, नहीं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा और मैं कल्पना, 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 अरे ये क्या? मैं तो 60 सेकंड के लिए मरना चाहती थी, लेकिन मैं तो वही हूं, अपनी जगह पर। लगता है दवा ने असर नहीं किया। आकाश, ये अरे आकाश, आकाश, आकाश कहाँ चला गया? आकाश, आकाश, आकाश।
आकाश, आकाश कहाँ चला गया? आकाश, मैं तो हैरान हो गई थी कि सबके सब कहाँ चले गए। अरे आप सैगल साहब की पत्नी है ना? और रमेश तुम वही हो ना जो अस्पताल में भर्ती हुए थे? आप सब लोग तो मर चुके हैं ना? हाँ कल्पना, ये सब मरे हुए हैं। कल्पना, तुमने अपनी बचपन की सहेली को नहीं पहचाना। कल्पना, तुम यहाँ कैसे? ये मरे हुए लोगों की दुनिया है, जैसे धरती पर जिंदा लोगों की दुनिया है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ अपनी दुनिया में। हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन अपने पापा को साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। जिद मत करो कल्पना, मरे हुए लोग वहां नहीं रह सकते और मरने के बाद यहाँ से जा नहीं सकते। यही मौत का नियम है। मैं मौत का नियम तोड़कर अपने पापा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारे पापा यहाँ कहीं खो गए हैं कल्पना, तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकती, नहीं ढूंढ सकती कल्पना। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम चली जाओ वापस अपनी दुनिया में, चली जाओ कल्पना। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने पापा की तरह नहीं जाऊंगी। शुक्र है भगवान का कि तुम जिंदा वापस आ गए। लेकिन मैं वापस कैसे आई? तुम्हारे दिल की धड़कन तो बंद हो चुकी। एक मिनट बाद जब ये दूसरा इंजेक्शन लगाया तब जाके तुम्हारे दिल की धड़कन फिर शुरू हो गई। कुछ देर पहले मैं उस दुनिया में पहुंच गई थी जहां मुझे वो लोग मिले जो मर चुके हैं। हाँ, मुझे मेरी सहेली आशा, मैंने उससे बातें भी की। हाँ, मुझे मेरे पापा भी मिल सकते थे। लेकिन क्या? देखो, मैं फिर तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं करूंगी, समझी? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर अपने पापा को वापस लाऊंगी। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती पापा। मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी, जिंदा करूंगी। पिछली बार मुझे जल्दी वापस आना पड़ा, लेकिन इस बार मैं आपको मौत की दुनिया से जरूर अपने साथ लेकर ही आऊंगी। मैंने इस किताब में पढ़ा है कि किस तरह 3 मिनट के लिए दिल की धड़कन को बंद किया जा सकता है। बहुत जल्द मैं 3 मिनट के लिए मौत की दुनिया में जा रही हूँ, और ये 3 मिनट आपको ढूंढने के लिए काफी है पापा। मिनट के लिए तुम अपना दिल बंद कर दोगी? पागल हो गई हो तुम? मौत का असर हो गया तुम पर? आत्महत्या मत करो कल्पना। 3 मिनट बंद रहने के बाद किसी का भी दिल फिर से धड़क नहीं सकता। सचमुच मर जाओगी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मर गई तो अपने पापा के साथ रहूंगी, और अगर जिंदा रही तो अपने पापा को अपने साथ लेकर रहूंगी। दोनों तरह से मेरे पापा मेरे पास रहेंगे। एक बार मेरी बात मान जाओ। मरे हुए को जिंदा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। चुप रहो आकाश। मेरे पापा है, और मेरे पापा की जिंदगी के आगे मेरी जिंदगी और मौत की कोई कीमत नहीं है। ये लो, ये इंजेक्शन लगाओ मुझे। नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से नहीं मार सकता। मैं खुद ही लगा लेती हूँ। कल्पना! आकाश, 3 मिनट के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो तुम मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देना। कल्पना,
पापा, आशा, आशा कहाँ हो तुम? आपने मेरे पापा को या मेरी सहेली आशा को कहीं देखा है? मेरे पापा को ढूंढने में कोई मेरी मदद करो। तुम अभी तक मरी नहीं हो, फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम जिंदा हो, जिंदा इंसानों की दुनिया में लौट जाओ। लौट जाओ, लौट जाओ, यहाँ से वापस लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। आशा, आशा मेरे पापा कहाँ हैं? आशा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। आशा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर के पास हैं। जाओ, जाओ उनके पास। अरे, ये तो मेरा घर है। पापा किधर है? पापा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर मेरे पापा मिल ही गए मुझे। पापा। कल्पना, तुम यहाँ? तुम बहुत गलत काम कर रही हो बेटा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मरे हुए लोगों का ख्याल छोड़कर जिंदा लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं क्या करूं पापा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप मेरे साथ चलिए पापा। मैंने अभी तक आपके शरीर को बर्फ में संभाल के रखा हुआ है। आप फिर से जिंदा हो सकते हैं पापा। मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकता बेटा। ये यहाँ के नियमों के खिलाफ है। मरकर जो एक बार यहाँ आ जाता है तो फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुम वापस जा सकती हो क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। लौट जाओ मेरी बेटी, लौट जाओ। कम से कम अपने मरे हुए पापा का कहना तो मान लो। पापा ठीक कह रहे हैं कल्पना, वापस चली जाओ, चली जाओ। 1.5 मिनट हो चुके हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है। कल्पना वापस आएगी या नहीं? उसके दिल की धड़कन फिर से शुरू होगी या नहीं? हर सेकंड के बाद खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगा देना चाहिए। मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगा देना चाहिए। अगर 3 मिनट होने से पहले मैंने ये दूसरा इंजेक्शन लगा दिया तो शायद कोई गड़बड़ भी हो सकती है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? मुझे दूसरा इंजेक्शन ढूंढना पड़ेगा। कल्पना, तुम्हें लौटना होगा। जाओ जाओ जाओ। कभी नहीं। मैं आपको पूरे 4 साल से देख रही हूँ। आपने मुझसे मेरे कितने साथियों को छीन लिया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज अपने पापा को वापस लेकर ही जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मौत से बहस मत करो बेटी, लौट जाओ। अगर तुम ना गई तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो कल्पना, तुम्हारे पापा का वक्त आ गया था, इसलिए इन्हें मरकर मौत के दुनिया में आना पड़ा। अब वो यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। पापा का भी वक्त नहीं आया था। उनकी उम्र सिर्फ 55 साल थी और उनकी सेहत भी अच्छी थी। वो कम से कम और 20 साल जिंदा रह सकते थे, लेकिन आपने उन्हें वक्त से पहले ही मार डाला। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो। यहाँ इस अस्पताल में तो मैं
काम करती हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो मेरे साथ। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। चलो। ये 25 साल का जवान आदमी है। 2 दिन पहले इसकी कार की टक्कर हो गई। कल इसका ऑपरेशन होने वाला है। 3 दिन बाद ये मर जाएगा। क्या इसकी उम्र मरने लायक है? लेकिन इसे जाना होगा, इसका वक्त आ गया है। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊंगा। वो देखो, चलो। इस लड़की की उम्र 22 साल है। कल किसी तरह ये आग की लपेट में आ गई, इसका पूरा शरीर जल गया। 4 दिन बाद ये मर जाएगी। क्या इसकी उम्र मरने लायक? नहीं, लेकिन इसका वक्त आ गया है। चलो चलो कुछ और दिखाऊं तुम। आओ आओ चलो। इतना मासूम बच्चा है, मगर इसकी मौत भी निश्चित है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, बस करो, बस करो। मैं और नहीं देख सकती। मौत से कोई नहीं लड़ सकता। मौत तो एक दिन सबको आनी है, या बीमारी के कारण, क्या बुढ़ापे के कारण। लेकिन तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, इसलिए तो वापस जाओ, लौट जाओ। हाँ बेटी, चली जाओ यहाँ से और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। जब तुम्हारा समय आएगा तो मौत खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें यहाँ मेरे पास ले आएगी। जाओ। नहीं, मैं आपका कहना नहीं मानूंगी। कल्पना, अगर अभी तुम वापस नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। जाओ जाओ। तुम अगर मेरे पापा को नहीं भेज सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है कल्पना, लेकिन मैं तुम्हें तो यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हारे पापा को जरूर वापस भेज दूंगा। जल्दी करो, अभी इसी वक्त, कुछ ही समय बचा है। नहीं, पहले तुम जाओ, तुम्हारे पापा को मैं बाद में भेज दूंगा। नहीं, तुम झूठ बोलकर मुझे वापस भेजना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे पापा को मैं भेज दूंगा। कल्पना उठो, कल्पना, कल्पना उठो, कल्पना, कल्पना। ये क्या हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा अपनी जिंदगी से मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कल्पना, कल्पना, मैं कहाँ हूँ? अभी आ गए। कल्पना, तुम कहाँ जा रही हो? पापा, पापा उठो, पापा, पापा उठो, पापा, पापा, मौत ने मुझसे वादा किया है कि वो आपको जिंदा वापस भेज देंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आकाश, मौत ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे पापा को जिंदा भेज देगी, लेकिन मेरे पापा तो हिल भी नहीं रहे। आकाश, पापा, आओ, होश में आओ, अपने आप पर काबू रखो। तुम्हारे पापा 24 घंटे पहले मर चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं हो सकते। नहीं आकाश, मौत ने खुद मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पापा को जिंदा वापस भेज देंगे, लेकिन मौत की दुनिया वाले कभी झूठ नहीं बोलते। तुम देखो आकाश, देखो मेरे पापा भी लेंगे, पापा तो मिलेंगे।
दिल की धड़कन बंद होने के बाद तुम कहाँ गई थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं हो सकते। मौत ने मुझसे झूठ कहा है आकाश, बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। तुम मौत से हार गई हो कल्पना, हार गई हो। नहीं। तुम घर जाओ, मैं पापा के अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट करता हूँ। कल्पना, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। पापा के अंतिम संस्कार को 2 दिन हो चुके हैं। पुरानी बातें भूलकर अब तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना होगा। पापा के इस अस्पताल को अब तुम्हें चलाना है। क्या फायदा आकाश? मुझे मालूम है वो कमरा नंबर 3 वाली लड़की जो पूरी तरह जल गई है वो बचने वाली नहीं है, और वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भी मर जाएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या हुआ? वो कमरा नंबर 4 वाला बच्चा बहुत सीरियस है। देखा देखा, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। वो मासूम बच्चा भी नहीं बचेगा। सांस नहीं ले रहा। देखिए क्या हो गया है। तो ऑक्सीजन देना होगा। अरे इसका तो चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, सांस भी रुकती जा रही है इसकी। आई एम सॉरी कल्पना, पर मुझे लगता है हम इसे बचा नहीं पाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मैंने कि कोई फायदा नहीं, मौत से नहीं लड़ सकते। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम आते क्यों नहीं? कल्पना, इस मासूम बच्चे को भी ले जाओ। कल्पना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम किसकी बात कर रही हो? यही कहीं होगा। बुरे आकाश। कौन है? बुरे। वो मुझे दिखाई देते हैं। इन्होंने मुझसे झूठ कहा, ये मेरे पापा को वापस दे देंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। देखना, अभी इस मासूम बच्चे को भी लेके जाएंगे। इसे तो लेने आए हैं वो। मुझसे झूठ बोला। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे पापा को वापस इस दुनिया में भेज देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। झूठ बोला आपने मेरे साथ। ले जाइए, इस मासूम बच्चे को भी ले जाइए। ले जाइए ना, रुक क्यों गए आप? ले जाइए। मैंने झूठ नहीं बोला था, तुमने मेरी बात को समझा नहीं। आकाश, आकाश वो बच्चे को लिए भी नहीं चले गए। आकाश, आकाश। अरे ये बच्चा तो फिर से जिंदा हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। ये निशान कैसे? अरे बिल्कुल ऐसे ही निशान तो मेरे पापा के हाथ में भी था। इसका मतलब मेरे पापा की आत्मा इस बच्चे में। मेरी समझ में आया, मौत ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, उसने अपना वादा निभाया है। हाँ, उसने मेरे पापा को वापस इस दुनिया में भेज दिया है। मौत ने मुझसे झूठ नहीं कहा था।
वापस चली जाओ। मौत से कोई नहीं लड़ सकता। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। पापा, ये क्या हो रहा है? कोई साथ वाले घर में रहने के लिए आ रहा है? कोई बूढ़ा आदमी है, सिमकर नाम है उसका, और ये मकान उसने किराए पर लिया है। लगता है ये गाड़ी भी उसी की है। संभाल के। सारा सामान सालों से मेरे पास है। मैं इसे फॉरेन से इसलिए नहीं लाया कि तुम लोग इसे तोड़ दो। ध्यान रखो। चलो ऋषि, अंदर चलो। चलो। क्या हो रहा है? इस डिब्बे में क्या है? तुम्हें इससे मतलब? ये डिब्बा अपने आप हिल रहा था और कुछ आवाजें भी आ रही थी, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या इसमें कोई जानवर है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करता है। इस डिब्बे में मेरे घर का सामान है और कुछ नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। क्या हुआ? पापा, वो अपने पड़ोसी। ओह, सिमकर। लगता है रात को घूमने निकले हैं। आओ उनसे परिचय कर लेते हैं। हेलो, आई एम जयंत। मैं आपका पड़ोसी हूँ और ये मेरी बेटी रक्षा। रक्षा? हम पहले मिल चुके हैं। मैं सिमकर, मैं भी आपका पड़ोसी। ये आपके साथ लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है, अमन। ये भी मेरे साथ ही रहेगा। पर सुबह तो आप अकेले ही आए थे, फिर ये कब आया? ये शाम को आया। मेरे कमरे से तो सब कुछ दिखता है। कौन आया, कौन गया, मैंने तो इसे आते हुए नहीं देखा। और इसने रात को काला चश्मा क्यों पहन रखा है? और ये कितना कमजोर लग रहा है।
बीमार है? It's all right. लगता है आपकी बेटी को सारी चीजें जानने का बहुत शौक है। मैं बताता हूँ। मेरा बेटा अमन बहुत बीमार है। दरअसल इसके बदन को और आंखों को सूरज की रोशनी से बहुत तकलीफ होती है और इसीलिए ये रात को बाहर निकलता है। मैं इसे लाया भी इसीलिए हूं ताकि यहाँ की ठंडी हवा इसे कुछ फायदा पहुंचा सके। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया रक्षा? हाँ बेटा। कौन है ये पास ही के गांव में रहता है सर। बहुत अजीब तरीके से मौत हुई है। इन गांव वालों का कहना है कि शायद किसी जानवर ने मारा है। ये देखिए सर। ये क्या? ऐसा लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये निशान तो सुई के लगते हैं या फिर दांत के। कहीं शरीर में खून ना होने की वजह ये दांत ही तो नहीं। ऐसा कौन सा जानवर होगा जो शरीर का सारा खून पी जाए? कब हुआ था ये सब? आखिरी बार इसे 10 बजे देखा गया था और 11 बजे इसकी लाश मिली। इसका मतलब उस 1 घंटे के बीच में ये सब कुछ हुआ होगा। 10 और 11 बजे के बीच में सिमकर और उसका बेटा भी तो उसी समय घूमने निकले थे और ये जगह उनके घर के काफी करीब भी है। मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें लाया इसीलिए था। मेरा बेटा बीमार है, उसे ठीक करने में तुम मेरी मदद करोगे। तुम? मैं कोई बैठ नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। क्या है इस डब्बे में? बोलते क्यों नहीं? क्या है इस डब्बे में? देखोगे? हे भगवान, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें जाने दो? तुम चले गए तो मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? तुम्हारा बेटा? क्या बोलते हो तुम? इसका तो तुम्हारा बेटा है? क्या कहा? चलो बेटा, चल चल। यही है मेरा बेटा अमन। देखो, और फिर डिब्बे के अंदर छिपा जानवर उस आदमी का सारा खून पी जाता है। उसके बाद सिमकर उस आदमी की लाश को दूर जंगल में छोड़ आता है। जैसे जैसे गांव के लोगों की मौत होती है वैसे वैसे सिमकर का बेटा ठीक हो जाता है। अच्छा, उस डब्बे में कौन सा जानवर था? खून पीने वाला जानवर, जैसे
जैसे चमगादड़। हाँ, वो भी तो खून ही पीते हैं। रक्षा, तू तो कुछ भी सोचती है। ये तो पता था कि तू कहानी सुना रही है, पर सचमुच में ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खून पीने वाले जानवर हो। अरे तू उन दोनों को देख लेगी ना तो तुझे मेरी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। ये सपना देख देख, वो आ रहा है, देख खुद ही देख ले। इसे तो देखकर ही डर लगता है। अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे तू अंदर जानी तो ये तेरा भी खून पी लेगा। क्या कह रहा था वो? पीने वाला आदमी और अरे सिमकर साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? पापा वो मैं अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रही थी। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी कहानी। यहाँ पर तुमने लिखा है कि गांव के पास जिस लड़के का खून हुआ उस सिमकर रोज के बेटे ने किया और वो लोगों का खून चूसते हैं। सब क्या बकवास है रक्षा। पापा मेरा इसका कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस कहानी लिख रही थी। तुम्हें कहानी लिखनी है तो अपने शौक के लिए लिखो। किसी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के इलाज के लिए आया और तुम उसके बारे में कुछ भी लिख रही हो। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के इलाज के लिए आया और तुम उसके बारे में कुछ भी लिख रही हो। शायद किसी जानवर ने मारा। पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है। तुम्हारे बाहर आने का समय हो चुका है। अभी निकलता हूं बेटे। आओ बेटे आओ। जाओ बेटे अमन, अपना शिकार ढूंढो
वो सिमका का बेटा अमन सच में खून चूसने वाला शैतान है। मैंने जो कुछ लिखा था वो सब सच निकला। वो एक डिब्बे में किसी जानवर के रूप में रहता है और फिर इंसानी रूप ले लेता है। पापा मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बकवास कर रही हो रक्षा? ये कथाओं पर कहानियां पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो रक्षा। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आता तुम इसी कमरे में रहोगी। यही तुम्हारी सजा है, समझे? पापा, मेरा यकीन कीजिए मैं सच कह रही हूँ पापा। मम्मी पापा तो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। और जब वो जानते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, वो मुझे छुपकर देख रहा है। रक्षा, तुमने फिर सब शुरू कर दिया ना? मम्मी आप खुद ही देख लीजिए, वो अपने घर के बाहर ही खड़ा है। आप आइए मेरे साथ। रक्षा, मम्मी चलिए, आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए। रक्षा, कहाँ? मम्मी वहाँ पर, जल्दी आओ ना। क्या पागल है ये लड़की भी? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो देखो, सिमकर साहब के घर की लाइट्स भी ऑफ है। मम्मी पर वो अभी तो यही था, कहाँ जा सकता है? उसने अपना रूप फिर से बदल लिया है। रक्षा, तुम नहीं सुधरोगी। चलो अंदर, चलो चुपचाप करके अपने कमरे में खाना खाओ। चलो जाओ अंदर। क्या पागल कर रहे हो? जाओ अंदर। कोई मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करता है? उसने मेरे पर काट दिए बाबा। बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ, वरना वो मुझे मार ही डालती। घबराओ मत, उस
उसने तेरे साथ जो भी किया है उसका बदला तू जरूर लेगा, लेकिन आज नहीं। आज तुझे बहुत चोट आई है और बहुत जल्द सूरज भी निकलेगा। अगर तुम्हें छुपना होगा, सूरज की रोशनी में तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आज नहीं, कल रात तू उससे अपना बदला जरूर लेगा। कल रात उसे पता चल जाएगा हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। सच कह रही हूँ, दिनकर का बेटा एक चमगादड़ है और वो जब चाहे इंसानी रूप भी ले सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते हुए देखा है। उसकी आंखें हरे रंग की हैं, जैसे शैतान की होती है, और अब वो मुझे मानना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका राज जान गई हूँ। कल रात को वो मुझे मारने मेरे कमरे में भी आया था। मान ले रक्षा, ऐसी अजीब कहानी सिर्फ तू ही सोच सकती है और तू चाहती है कि हम सब इस पर विश्वास कर लें। मान ना मान, आज मैं रात को अकेली नहीं रहूंगी, तुझे यहाँ रुकना ही होगा। अच्छा पापा ठीक है, लेकिन मुझे मम्मी को तो बताना पड़ेगा और घर का फोन भी खराब है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं तेरी साइकिल लेके जाती हूँ। क्या इतना अंधेरा? अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को रोशनी से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बंद करके रखा है। ये बहुत कमजोर हो गया है। तो जानती हो, ये काला चश्मा इसी वजह से पहना है इसने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका सर देखिए, इसके हाथ देखिए, दोनों पर चोट लगी है। इसे मैंने मारा था जब ये चमगादड़ था और इसके पर भी टूट गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की बकवास किए जा रही है, आप इस पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, मुझे और मेरे बीमार बेटे को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए, इसे देखिए, क्या हम लोग आपको जानवर नजर आ रहे हैं? सॉरी मिस्टर सिंकर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस लड़की पर कैसे यकीन किया। नहीं, एक और सबूत है इंस्पेक्टर साहब, इसकी आंखें। ये लड़का काला चश्मा इसलिए पहनता है क्योंकि इसकी आंखें हरे रंग की हैं। हरे रंग, जैसे जानवर की होती है। बस बहुत हो गया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी खातिर इसकी आंखें देख लीजिए प्लीज।
अब तो यकीन हो गया आपको? आइए, आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए, प्लीज आइए। आई एम सॉरी मिस्टर सिमकर। ऑलराइट। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानी। उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि सिमकर और उसका बेटा आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले दरिंदे हैं, और वो उसे मारना चाहते हैं। देखिए, आप उसे समझाइए। आपको किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि ये सब झूठ है, बकवास है, बेकार की बातें हैं। किसी तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। हाँ, एक आदमी है, रक्षा उसकी बात जरूर मानेगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस तरह की कहानियां लिखता जरूर हूं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता? आप सब कुछ कर सकते हैं। अब प्लीज देखिए, आपको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रक्षा के लिए भी वही अच्छा होगा। प्लीज जी साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। रक्षा आपकी बहुत इज्जत करती है। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए कि हमारे पड़ोसी और उनका बेटा खून पीने वाले शैतान नहीं है, वो आपकी बात मान लेगी। प्लीज। लेकिन मुझे करना क्या होगा? हम रक्षा से कह देंगे कि आप खुद आकर सिमकर और उसके बेटे से मिलकर ये पता लगाएंगे कि जो वो कह रही है वो सच है या झूठ, और आप उसको कह देना कि वो सब झूठ है, उसका वहम है। लेकिन क्या सिमकर इस बात के लिए राजी हो जाए? जैसा कि आपने कहा, रक्षा ने उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, इतना कुछ कहा, उसके घर पुलिस तक भेजी। इस सब के बाद क्या वो हमें अपने घर में भी घुसने देगा? मुझे कोई एतराज नहीं। ये मैं सिमकर, और ये बात भी सच है कि रक्षा ने मुझे काफी परेशान किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने रक्षा की मदद करना ठीक समझा। आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं और मेरा बेटा आम इंसान है, कोई खून चूसने वाले शैतान नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कैसे। आखिर रक्षा भी समझदार लड़की है, सिर्फ मेरे कह देने पर से तो मानने वाली नहीं। अब आप तो एक लेखक हो, सोचिए, कोई तरीका सोचिए, वैसा ही तरीका जैसा आप आपकी कथाओं के लिए, नॉवेल्स के लिए सोचते हो। मसलन कोई मंत्र, कोई जादू टोना, झूठ मूठ का सही, पर जब कुछ होगा ही नहीं तो रक्षा को तो एहसास हो जाएगा ना कि हम आम इंसान हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज रात को ही आप रक्षा को लेकर मेरे घर आइए। मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगा। ये तो सिमकर का घर है, और ये सब क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये कि आज हम लोगों को सिमकर और उसके बेटे के बारे में सच पता चल जाए, और ये सब जानने के लिए जीत साहब भी हमारी मदद करेंगे। रक्षा, जीत साहब, आप? तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे सारी बात बता दी है। रक्षा, सच क्या है? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि मैं अद्भुत शक्तियों, आत्माओं, जादू टोने
इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अगर सिमकर और उसके बेटे में शैतानी शक्ति है तो मैं फौरन जान जाऊंगा। जी जीत साहब, आप जरूर पता लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर सिमकर ने इन सबके लिए मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सच का पता चल जाएगा। ले आओ उन दोनों को। यहां आओ रक्षा। ये निशान देखो, ये बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र निशान है। इस निशान से कोई शैतानी ताकत या आत्मा बच नहीं सकती। अगर वो दोनों शैतान हैं तो इस निशान पर आते ही जल जाएं। जानती हो ये क्या है? ये पवित्र पानी है, जो अगर किसी आम आदमी पर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर यही पानी किसी शैतानी शक्ति या आत्मा पर पड़ जाए तो तेजाब का काम करेगा, जला देगा। हाँ, ये उन पे जरूर असर करेगा। लेकर आओ उन दोनों को इस घेरे के बीच में। रक्षा, तुम इधर आओ। अब पता चल जाएगा कि दोनों आम इंसान हैं या इंसान के रूप में खून पीने वाले जानवर। दोनों को ठीक घेरे के बीचों बीच ले आओ। जीत साहब, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ होगा भी नहीं। ये है ना तुम्हारा दूसरा तरीका? यही है ना? देखो देखो, हुआ? कुछ हुआ? नहीं ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन दोनों तरीकों से कोई शैतानी ताकत बच नहीं सकती। इसका मतलब तो यही है कि ये दोनों आम इंसान हैं। पर मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चिमगादड़ से इंसान बनते देखा है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है रक्षा। ऐसा कई बार होता है कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं हमें वो सच लगती है, जैसे वो बात सचमुच हो रही है। पर मुझे पूरा यकीन था। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं जीत साहब, अगर आप कहते हैं तो ये इंसान होंगे। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? कैसे? चलो बेटा, घर चलते हैं। मैं चलूं? जीता, आप लेखक तो अच्छे हो ही, लेकिन उससे बढ़िया कमाल के एक्टर भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सका। अच्छा तो मैं चलता हूं। चलता हूं सिमकर साहब। क्या बात है जीत साहब, क्या हुआ? सिमकर साहब, इधर शीशे में तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही। घबराइए नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखिए।
चक्कर आ रहे हैं। मैं घर चलता हूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे। ओके ओके मम्मी। बाय। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो सब मेरी कल्पना थी या सच। पर अगर जीत साहब कह रहे हैं तो फिर वो मेरी कल्पना ही होगी। कहाँ है वो किताब? खून पीने वाले जानवर, प्रेत, आत्मा, पढ़ता हूं। रात के जानवर दिन की रोशनी झेल नहीं सकते और वो कोई भी रूप ले सकते हैं, जैसे कि सांप, इंसान या चमगादड़, और उनकी परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। ओह माय गॉड! सिमकर और उसका बेटा शैतान, और मैंने रक्षा को यह विश्वास दिलाया कि वो आम इंसान है। खतरे में न पड़ जाए। ओह माय गॉड! कैसे हो सकता है? जीत साहब ने तो कहा था कि तुम आम इंसान हो। सही कहती थी रक्षा, मैं और मेरा बेटा आम आदमी नहीं बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। मेरा बेटा बहुत कमजोर है रक्षा, इसीलिए तो मैं उसे यहां ले आया हूं ताकि वो हर दिन नए आदमी का खून चूस सके। तूने मेरी सच्चाई जान ली, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है रक्षा, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। देखो मेरी आंखों। रक्षा, तुम पीछे हट जाओ, ये शंकर बहुत खतरनाक आदमी। तू उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझता था। तुझे भी सच्चाई का पता लग गया, लेकिन यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा नाम जीत जरूर है, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। रक्षा, तुम यहां से चली जाओ। जीत साहब, आप ठीक तो हैं? इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। जीत साहब,
हमेशा के लिए मर गए।